जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश की, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं समझता हूं एक शिक्षक के रूप में, वो है पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार न मिलना, नौकरी न मिलना। और ये समस्या देश के लिए इतनी विकराल रूप धारण कर रही है कि जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी शक्ति है वो सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिख रही है। विश्व में भारतवर्ष को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जहां जनसंख्या बढ़ रही हो। चीन की जनसंख्या हमसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन चीन ने जो एक 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, उसकी वजह से आज भी वो दुर्दशा की स्थिति में है। तो ये भी कोई एक सॉल्यूशन नहीं है कि पॉपुलेशन को अचानक रोक दिया जाए, उनकी बढ़ोतरी को रोक दिया जाए। उसके अलग दुष्परिणाम दिखाई पड़ते हैं जो आज के तारीख में आप यूरोप जाएं आपको दिखाई पड़ेंगे, जापान जाएं आपको दिखाई पड़ेंगे, चीन जाएं आपको दिखाई पड़ेंगे। आप दिखाई पड़ेंगे कि सड़कों पर 80 साल से ऊपर के लोग ज्यादा टहलते हुए दिखाई पड़ेंगे, वॉकिंग स्टिक्स लेकर। और वहां पे छोटे बच्चे आपको प्राम में चलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि कोई कपल ऐसा जा रहा हो जिसके 2-3 छोटे बच्चे हों और प्राम में एक बच्चा हो। आप बच्चों को देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी, ऐसी स्थिति है। क्योंकि जो विकास जिसको कहते हैं उसके अनुसार लोगों ने अब बच्चे पैदा करने का जोखिम उठाना छोड़ दिया है, उसका दर्द झेलना छोड़ दिया है। तो एक विषम स्थिति पैदा हो गई है यूरोपियन देशों में और बाकी देशों में कि नई पीढ़ी आगे आ नहीं रही और पुरानी पीढ़ी बूढ़ी होती चली जा रही है। अच्छा, मृत्यु दर भी कम हो रही है, जन्म दर भी उनके देशों में कम हो रही है। तो उनके यहां स्थिति यह है कि बुढ़े तो हो गए हैं लेकिन बच्चे नहीं, वर्किंग पॉपुलेशन नहीं। वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है तो इंडस्ट्री कैसे चले, कॉमर्स कैसे चले, देश के विकास को कैसे आगे ले जाएं। अच्छा, यही चीन ने किया, क्योंकि 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी लेके वो आए तो उन्होंने 1 बच्चे 2 बच्चे पे बच्चों को सीमित कर दिया। अब पुरानी पीढ़ी तो अभी जीवित है लेकिन नए बच्चे नहीं हैं, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया है ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन के बीच में। लेकिन भारतवर्ष में बाकी जीडीपी कितनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बाकी चीजें कितनी उन्नति हुई कि नहीं हुई, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश किसी से पीछे नहीं रहा और पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर निर्बाध गति से बढ़ती रही। हाँ, ये जरूर है कि दक्षिण के राज्यों में जहां पे साक्षरता दर ज्यादा है वहां पे विकास दर कम हो गई जनसंख्या की, और उत्तर भारत में जिसको हम लोग ऊपर पट्टी भी कहते हैं, जहां से मैं भी बिलोंग करता हूं, वहां पे जनसंख्या दर बिल्कुल अबाध रूप से बढ़ रही। अब जब जनसंख्या बढ़ी और जब लोगों ने महसूस किया कि बिना शिक्षा के आप जीवन में उन्नति नहीं कर सकते, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। तो हर समाज के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सीमाओं से आगे बढ़ के बच्चों को पढ़ाया। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ पिछले 10-15 साल के अंदर कि जो सरकारी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, उनको एक तरह से तबाह कर दिया गया। हम लोग बचपन में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, हमारा इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल्स में हुआ है, नाम मात्र के फीस पे हुआ है, और आराम से एक मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ भी लेता था और इलाज भी उसका हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे पश्चिम से सीखते हुए हमारे देश के नीति निर्धारकों ने हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया। शिक्षा भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो 10-15 हजार रुपए महीना एक बच्चे का देंगे, 2 बच्चे होंगे तो 30-35 हजार रुपए, और जिसकी तनख्वाह 70-80 हजार रुपए हो अपने बच्चों पे ऐसे कितना खर्च कर पाएगा। फिर अगर खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटल में चले गए तो आपकी जीवन की संपत्ति सारी की सारी लूट जाएगी। जिस चीज की देश को आवश्यकता थी वो देश के आवश्यकता थी शिक्षा के स्तर को सुधारना, प्राइवेटाइजेशन को रोकना और सरकारी स्कूल को अच्छी तरह से चलाना, जिससे कि लोगों को शिक्षा भी मिले और रोजगार भी मिले।
अच्छा, रोजगार मिलेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं हुआ, स्टेच्यूज बने, मंदिर बने, मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, गिरजाघर बने, लेकिन जहां पे प्रोडक्शन होता और जहां बच्चों को नौकरी मिलती और जहां उनकी आकांक्षाओं और सपनों को पूर्ति मिलती, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काम ही नहीं हुआ। तो माननीय मोदी जी ने 2013 में जो नारे दिए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो देश की जनता को लगा कि मोदी जी शायद वो व्यक्ति हैं जो देश के सपनों को एक उड़ान दे सकते हैं। गुजरात मॉडल के बारे में बताया गया, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन है और नौकरियां हैं। हाँ, बात ठीक है, आज भी हैं, गुजरात में नौकरियां हैं, लेकिन बाकी प्रदेशों में नौकरियां नहीं है, क्योंकि हर प्रदेश के इंडस्ट्री को गुजरात ले जाने का प्रयास हुआ। तो गुजरात में तो एक डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो गया, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, और बाकी स्टेट में केवल सप्लाई और डिमांड नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं। अब इसका जो विभत्स रूप आपको दिखाई पड़ा वो हरियाणा में दिखाई पड़ा। क्लास 4 एम्प्लॉइज के लिए एक एडवर्टीजमेंट हुआ, लाखों बच्चों ने उसमें अप्लाई किया, और क्लास 4 सफाई कर्मचारी के पद के लिए करीब 40-50 हजार ऐसे लोगों ने अप्लाई किया जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं। इसका मतलब यह है कि जो बात कही, जब कहा जाता था कि साहब 2 करोड़ रोजगार की आपने बात की, 2 करोड़ रोजगार तो आपने दिलाए नहीं, तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कहता था कि हमने रोजगार दिलाने की बात की थी, हमने नौकरी दिलाने की बात नहीं की थी, और हमने रोजगार दिला दिया, हमने लोन दिए, हमने छोटे छोटे लोगों को लोन दिए, लोग रोजगार में व्यस्त हो गए। अब रोजगार की स्थिति आप जानते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है। जब ये सारी ई मार्केटिंग कंपनीज आई हैं और बड़े बड़े स्टोर स्थापित हो गए हैं, तो 30-40% तो उधर शिफ्ट हो गई है। जो छोटे जो किराना स्टोर्स वाले थे और छोटे जो इंडस्ट्री वाले थे, उनके लिए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो एक अगर अपना उद्यम भी कोई शुरू करता है तो उसके सर्वाइवल पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, जहां पे उसे बड़े बड़े मगरमच्छों और शार्क से कंपटीशन करना होता है। लेकिन कहा गया कि साहब हमने तो ऋण बांटे हैं और बहुत सारे रोजगार सृजन हो गए। अगर देश के अंदर इतने रोजगार सृजन हो गए हैं, तो ये जो क्लास 4 सफाई कर्मचारियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, इसके अंदर 40-50 हजार ये एमटेक, बीटेक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की बेरोजगारी की स्थिति इतनी बदतर है। अच्छा, जो पहले मैंने जहां से शुरुआत की थी, जहां पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेमोग्राफिक स्थिति पैदा हो गई है कि बच्चे नहीं हैं और जवान नहीं हैं और बूढ़े हैं, और देश के अंदर हमारी ऐसी स्थिति है जहां बूढ़े कम हैं और जवान ज्यादा हैं, वर्किंग हैंड्स हैं और एजुकेटेड वर्किंग हैंड्स हैं। अगर पिछले 10-15 साल के अंदर शिक्षा के स्तर को सुधारने में, अध्यापकों और शिक्षकों को मान सम्मान देने में और अच्छे लोगों को शिक्षा में आकर्षित करने में अगर ध्यान लगाया गया होता, तो आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी इंडस्ट्री को और कॉमर्स को और ट्रेड को संचालित करने में हमारे देश के लोग होते। और आप देख रहे हैं, अगर विश्व के अंदर सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर देखा जाए, तो उनके जो सीईओज हैं वो ज्यादातर हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, यहीं के आईआईटी और आईएम के पढ़े हुए हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान के ऐसे आईआईटी आईएम के लोग हैं जिन्होंने अपने उद्यम शुरू किए हैं और हजारों, लाखों, करोड़ों में आज खेल रहे हैं। इसका माने जो एक आरोप लगाया जाता है भारतीय युवाओं के ऊपर कि वो योग्य नहीं है, वो एक प्रकार का अपनी नाकामयाबियों पे पर्दा डालने का प्रयास होता है। भारतीय बच्चों से ज्यादा संघर्षशील बच्चे एज ए शिक्षक तो मैंने देखे नहीं। मैंने तो विश्व के हर देश के बच्चों को पढ़ाया है और मैंने देखा है, हालांकि वो टेक्निकली सुपीरियर हैं, उनके पास टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जहां तक संघर्ष करने की स्थिति है और हमारी जो एक जुझारूपन हिंदुस्तान में पैदा हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पैदा होते ही संघर्ष करने की आदत होती है। सड़क पार करते हैं तो संघर्ष होता है, बिजली चली जाती है तो संघर्ष होता है, कार चलाते हैं सड़कों पे तो संघर्ष होता है, क्योंकि पैदल और स्कूटर और कार के बीच में एक संघर्ष चलता रहता है, जिसके लिए शायद विदेशी लोग बहुत ज्यादा, उनको पता नहीं है कि हिंदुस्तान में कैसे संघर्ष होता है, कानून को कैसे अनुपालन नहीं होता है, कैसे रेड लाइट्स को तोड़ा जाता है, कैसे स्पीड
रन किया जाता है, कैसे ड्रंक ड्राइविंग होती है, वो सारी चीजें। लेकिन हम लोगों को संघर्ष की आदत है, तो हमारे देश के बच्चे संघर्ष के आदी हैं। तो ये तो दुष्प्रचार है कि हमारे बच्चों के अंदर सक्षमता नहीं है। लेकिन जब स्कूल ही नहीं होंगे, जब उसमें बैठने की जगह ही नहीं होगी, जब उसमें टॉयलेट्स ही नहीं होंगे, जब उसमें टीचर्स ही नहीं होंगे, तो हमारे जो देश की शिक्षा पद्धति की बेसिक लेवल की एंट्री लेवल है, अगर वहीं पे सुधार नहीं होगा, तो गरीब घर के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो नहीं पढ़े लिखेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, अगर वो पढ़ लिख गए और पढ़ने लिखने के बाद अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी स्थिति क्या होगी? विदेशों से सीख कर अगर आप अग्निवीर जैसी योजना ले आएंगे और 4 साल के अंदर उनको रिटायर कर देंगे और खुद 74 साल में आप 5 साल और मांगेंगे और 2047 की बात करेंगे, तो देश के युवाओं को समझ में नहीं आएगा कि शासक को क्या हमारी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो जो ये दुष्प्रचार किया गया कि हमने रोजगार दिए, हमने ऋण दिए, हमने लोन दिए, हमने फलाना लोन दिया, ढिकाना लोन दिया, लेकिन ये जो हरियाणा की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जिसमें इस प्रकार से बेरोजगारी का आलम का खुद एक प्रमाण पत्र मिल रहा है, और ये बड़ी एक खराब स्थिति पैदा हो गई है कि अगर ये बच्चे जिनके सपने जाग गए हैं, जिनके एस्पिरेशन जाग गए हैं, जो नौकरी के सपने देखते हैं, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन ले लिए हैं, अब पता चला कि जो एमबीए इंस्टीट्यूट है उसके अंदर एक एमबीए करने में, जब मैंने एमबीए किया था, खैर उस समय तो 50-100 रुपए में हमने एमबीए कर लिया था। मेरे बेटे ने 2004 में एमबीए किया है, तो उसका टोटल फीस 4 लाख रुपए थी। टोटल फीस जो हमने एजुकेशनल लोन लिया, बाद में रिपे कर दिया क्योंकि बढ़िया नौकरी मिल गई। हम लोगों को भी नौकरी की कभी परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज की स्थिति में एमबीए करने में ही 20-25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और 20-25 हजार की नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो माँ बाप जो एजुकेशनल लोन ले रहे हैं 20-20, 25-25 लाख का अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी नौकरी का सपना देखने के लिए, जब उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो लोन के रिपेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो एजुकेशनल लोन्स पे जो बोझ पड़ रहा है, देश के बैंकिंग सिस्टम पे जो बोझ पड़ रहा है, वरना पहले हाउसिंग लोन और एजुकेशनल लोन में डिफॉल्ट हुआ नहीं करते थे क्योंकि लोगों को नौकरी मिल जाती थी। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो वहां भी डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई है। तो जिस चीज पे देश का ध्यान होना चाहिए था, देश का ध्यान कहां ले गए? उसे एजुकेशन से, चिकित्सा व्यवस्था से हटाकर उसको धर्म के मुद्दों पर ले गए, और उस धर्म के मुद्दों पे ले जाने की वजह से जो आपने हरियाणा के अंदर होते हुए देखा कि एक 4-5 बच्चों ने ये महसूस किया कि कोई गौ हत्या जो है कार में जा रहा है, और एक हिंदू ब्राह्मण बालक को 25 किलोमीटर तक घेर के मार दिया। अच्छा, जिस बच्चे की हत्या हुई उसके पिता जेल में उस मारने वाले से मिले, उससे जाके कहा कि तुमने क्यों मारा? उसने कहा साहब गलतफहमी में मार दिया, हमने सोचा कोई मुसलमान है और इसने गौ हत्या की है इसलिए हमने मार दिया। तो उन्होंने कहा अरे, तो इसका माने मुसलमानों को तुम मार दोगे केवल इस शक पे कि वो गौ हत्या करते हैं? और उसने पैर छुए मृतक बच्चे के पिता से और माफी मांगी कि साहब गलती हो गई, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का प्रश्न था। तो प्रश्न ये है, जो हिंदुस्तान के अंदर ये जो जहर घोला गया है और एक दुष्प्रचार हुआ है, अरे हिंदुस्तान के अंदर से बीफ एक्सपोर्ट तो विश्व का नंबर 2 या नंबर 1 का कंट्री हमारे देश का है। तो ये बीफ एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ये बीफ को काट कौन रहा है? क्या देश की अर्थव्यवस्था को ये नहीं पता है? ये जो पिंक इकोनॉमी को बंद करने की एक बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उस तरफ कदम अगर बढ़ाया होता तो नंबर 1 नंबर 2 का एक्सपोर्टर बीफ का हमारा देश कैसे हो जाता? तो प्रश्न ये उठता है, जब तक देश के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी, जब तक देश के अंदर इंडस्ट्री को लगाने पे ध्यान नहीं होगा, जब तक एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पे और उसको प्राइवेट सेक्टर से हटा के उसको फिर सरकारी सिस्टम को मजबूत करने पे नहीं होगा, जब तक मेडिकल सिस्टम को सरकारी सिस्टम जिसको बदल के प्राइवेटाइज कर दिया गया है उसको ठीक करने में नहीं होगा, तब तक देश की इसी प्रकार की स्थिति होगी जहां पे क्लास 4 सफाई कर्मचारी के लिए बीटेक और एमटेक और पीएचडी अप्लाई करेंगे, और ये देश की दुर्दशा को बहुत बुरी तरह ले जाएगा। एक शिक्षक के रूप में चेतावनी देता हूं, जो भी सरकार हो वो शिक्षा पे, चिकित्सा पे ध्यान दे, हमारे देश के बच्चों को नौकरी दिलाने पे ध्यान दे, वरना देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, जिससे मैं चिंतित हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।